हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और इस टारगेट को हासिल करने के लिए हम डेली 9 पीएम पर आपको पेपर सेट डिलीवर कर रहे हैं। डेली हम आपको नए नए सेट दे रहे हैं। अभी तक हम 1 से लेकर 23 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 24 सेट है, यानी कि डे 24 है। आप बिलीव कीजिए, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक मैं सारे सेट आपको करवा चुका होऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं सेट नंबर 24। और थोड़ा डेट को ज़रूर चेक करें, 2107 2023 और सेट नंबर 4। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझें, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक और बता दूं। मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो थोड़ा सा मैं उस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कशन कर लूँ कि वो जो गिवन होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। तो थोड़ा सा ज़रा मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा होमवर्क क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ मैंने कौन सा होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था। अगर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क के लिए दिया था, सेट नंबर 23 का। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। जो अब मैंने तो जो डेटा लिया है सीधा एसएससी वेबसाइट से लिया था, है ना। तो अब उन्होंने ये पता नहीं क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर दिया है। आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को हम सस्पिशियस क्वेश्चन मान सकते हैं, और मेरे हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए वो भी मैं क्लियर करूंगा। देखिए, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, आपको बताना है एंटोनिम। क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। दिस इज सच अ राउडी क्लास। राउडी का मतलब क्या होता है? यानी उपद्रवी, मतलब शोरगुल, बहुत ज़्यादा, मतलब इनडिसिप्लिन टाइप का, उपद्रवी। तो ये क्लास क्या है? बहुत ज़्यादा उपद्रवी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखिए, इसको देखिए, मैच करिए। नॉइजी का मतलब क्या होता है? शोरगुल। कॉम्प्लेंट का मतलब क्या था? शिकायती, जो हमेशा शिकायत करता रहता हो, है ना। इसको आप उपद्रवी भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? इसको उपद्रवी की संज्ञा भी दे सकते हो। और अब देखिए, डिसऑर्डरली का मतलब क्या था? अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। और एक और वर्ड है चैटरिंग। चैटरिंग का मतलब क्या होता है? बातूनी टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही हो वो स्थिति। तो क्लास में देखिए, अगर बातूनी क्लास भी हो सकती है चैटरिंग, है ना। डिसऑर्डरली, अस्त व्यस्त। चलिए, इसको मैं डिसऑर्डरली को एक साइड कर देता हूँ। अस्त व्यस्त मतलब किसी वस्तु के लिए अस्त व्यस्त हो सकता है। चलिए, ठीक है। एक नॉइजी क्लास भी हो सकती है, शोरगुल क्लास भी हो सकती है, और कॉम्प्लिएंट यानी उपद्रवी क्लास भी हो सकती है। अगर आप देख रहे हैं तो ये सारे ही ऑप्शन इससे मैच कर रहे हैं, राउडी से। और ये पूछ क्या रहा है? वो बताना है एंटोनिम। या तो उपद्रवी क्लास है तो उसका उल्टा कर दीजिए, शांत क्लास होनी चाहिए, यानी पीसफुल होनी चाहिए क्लास को, है ना। नॉइजी का उल्टा क्या होता है? पीसफुल होता है ना। तो क्लास को कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। लेकिन कहानी उल्टी पड़ रही है इसके, तो सारे ऑप्शन इसके अंदर सेट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एसएससी ने गलत क्वेश्चन पुटअप कर दिया है। और ये जो कंटेंट है यहाँ पर, इसके बारे में ज़रूर चर्चा की गई होगी एसएससी ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर राउडी का मतलब होता है उपद्रवी। अगर आप इसका सिनोनिम की चर्चा करें तो सर अब हम क्या करें सर? अगर आपका सिनोनिम की चर्चा करें तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो डोंट बी सो नर्वस और डोंट बी सो कंफ्यूज। एग्जाम में कभी भी, अब जैसे ये हो गया एक बार, तो ये बाय फॉल्ट किसी की नज़र में भी आया होगा या बाकी टीचर्स के भी नज़र में आया होगा, तो उन्होंने भी इसी तरह का सोल्यूशन आपको बताया होगा। और बेटा ये यहाँ ध्यान रखें, ये लगभग सारे जो वर्ड हैं एक दूसरे के सिनोनिम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बताना था? इसका एंटोनिम बताना था। क्वेश्चन एंटोनिम का है, वो सारे ही सिनोनिम्स दे दिए हैं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर इसका सिनोनिम हो जाए, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, एंटोनिम ना मानते हुए सिनोनिम्स मान लूँ मैं इसको, तो मेरा आंसर कुछ नियरेस्ट क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो बेटा ये था हमारी लास्ट क्लास का होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं नए वाले पोर्शन की तरफ पर। अब जो नया वाला हम देखने वाले हैं जो है सेट नंबर 24। तो अब जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है। सेट नंबर 24 में हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब क्वेश्चन 1 किस तरीके से काम कर रहा है देखेंगे। पहला वर्ड है, हमको बताना है, सिनोनिम बताना है। ठीक है, मिसेंथ्रोपिक। ठीक है, कभी भी एग्जाम के अंदर वर्ड आ जाए मिसन, इसका मतलब होता है हेट।
और जो एंथ्रोपिक यानी मानवता से नफरत करने वाला, मानवता द्वेषी, मानवता से नफरत करता है, ये अच्छे कर्मों से ये नफरत करता है, ऐसा व्यक्ति ये होता है। ठीक है, पहला लेटर है ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय, यानी जिसके अंदर मानव के गुण हो, मानवीय। सोशलेबल का मतलब क्या होता है, सामाजिक। देखिए जानबूझ के मैं इसके प्रॉपर मीनिंग आप लोगों को बताता हूँ। फिलेंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है, मानवता प्रेमी। ठीक है, और नेक्स्ट है एंटी सोशल, इसका मतलब क्या था, असामाजिक, असामाजिक, है ना। तो हमको क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। मानवता द्वेषी का मतलब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत करता हो। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, एंटी सोशल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिनोनिम आपको बताना है। अरे इतनी जल्दी जल्दी, सिनोनिम आपको बताना है वर्ड एजुकेशन का। किसका सिनोनिम बताना है बेटा, एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड जो है उसका सिनोनिम बताना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। माई मदर सेड टू मी, मेरी माता जी ने मुझसे कहा, दैट शी हैड गॉन थ्रू अ स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन, यानी शिक्षा, है ना, वो एक शिक्षा के एक बहुत ही गहरे पहलू से होती हुई गुजरी हैं। ट्रेडिशनल मतलब यानी कि जो पुराने समय से। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वर्ड है डेमोगोगी, डेमोगोगी के अंदर मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग अपनी पॉपुलेशन की यानी पीपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आप इसको बोल सकते हैं प्रजा नायक के सिद्धांत, प्रजा नायक के सिद्धांत। भैया उसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे जो ह्यूमन हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से रहेगी, पब्लिक किस तरीके से रहेगी, सो वो डेमागोगी के अंदर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारे पास में है पैडागोगी। अच्छा इसमें एक वर्ड और आता है डेमागोग, एक वर्ड और आता है डेमागोग। उसका मतलब क्या होता है, ऐसा शासक जो अपने सिद्धांतों के हिसाब से लोगों को चलाता हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा शासक जो अपने सिद्धांतों के अनुसार लोगों को चलाता हो। नेक्स्ट है पैडागॉगी, पैडागॉगी का मतलब क्या होता है, शिक्षा शास्त्र। क्या होता है, शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है मैथोलॉजी, मैथोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, पौराणिक कथा। आप लोगों ने सुना हुआ ना, पुरानी कहानियां, पौराणिक कथा, किसी शूरवीर की कहानी हो तो मैथोलॉजी हो जाएगा। एनालॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, समानता। आप रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं एनालॉजी। अब एजुकेशन से रिलेटेड एक ही वर्ड मेरे को दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 पैडागॉगी। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ये बच्चे जो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं या जो है टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये कॉमन वर्ड है, उनका एक सब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्या बता रहा है, थर्ड के अंदर भी अगेन आपसे पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया। तो जस्ट क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर। अब चीयर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, किसी की प्रशंसा करना। चीयर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, आप कह सकते हैं चीयर्ड करना यानी किसी को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब वर्ड देखिए, अट्रैक्टेड मतलब आकर्षण करना, क्या क्रिकेटर को आकर्षित किया गया वहां पर। एनकरेज मतलब साहस देना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, गिराना। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, भटकाना, अपनी जगह से विचलित कर देना। तो अभी क्या बन जाएगा जल्दी बताइए, हमारा सही आंसर क्या बनेगा, एनकरेज करना। भीड़ क्या करती है, जैसे टीम इंडिया खेल रही है और टीम इंडिया प्रदर्शन अच्छा कर रही है, कभी कभी वीक प्रदर्शन भी कर रही हो, अगर वीक परफॉर्मेंस चल रही हो तो क्या करेंगे, जो उधर पे क्राउड बैठा रहता है, जो ऑडियंस होती है, स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जोर जोर से तालियां बजाते हैं और टीम इंडिया के जीतने के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए विशेष मांगते हैं, उनको एनकरेज करते हैं टीम मेंबर को। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 किसको क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है आपको एंटोनिम बताना है। भैया शुरू हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरीके से क्या क्या होगा। शी वॉज वियरिंग डैश न्यू आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है डैश, अब सॉरी आउटफिट का मतलब होता है ड्रेसेस, है ना, ड्रेसेस, पार्ट ऑफ ड्रेसेस। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगा, कोई चीज़ कैसी हो, महंगी हो। तो कॉस्टली का मतलब भी क्या होता है, महंगा होता है ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, अधिमूल्य। क्या होता है बेटा, अधिमूल्य, प्रीमियम।
प्रीशियस का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा कीमती हो कोई चीज़। और चीप का मतलब क्या होता है, सस्ता। तो जल्दी बताइए क्या आंसर लगाएंगे, ये महंगा है, महंगा का उल्टा क्या हो जाएगा, सस्ता, ऑप्शन नंबर 4। देखिए एसएससी ने इस तरह का फ्री हिट क्वेश्चन आपको दे दिया भाई, इसको तो किया जा सकता था, इसको तो जीरो लेवल का बच्चा भी कर सकता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा और चीप मतलब सस्ता। शॉपिंग करने जाते हैं तो ये वर्ड का यूज़ किया जाता है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, कई बच्चों को बहुत डर लगता है कि सर हम एसएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, लॉकडाउन के बाद में जब से भी एग्ज़ाम हुए हैं 2020 से लेकर और 2023 तक के लिए 3 साल तक का आप वोकैबलरी निकाल लीजिए, उसका ग्रामर निकाल लीजिए, बस ये 2 चीज़ें निकाल लीजिए। मैं आपको गारंटीड लिख के दे रहा हूँ, जब आने वाले 25 क्वेश्चन है यानी 2024 में जो क्वेश्चन आएंगे, आप बिलीव कीजिए करीब 17 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में या उसी पैटर्न पर बने होंगे। अनसीन पैसेज का मैं कुछ नहीं कह सकता, एक पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, उसका कुछ नहीं कह सकता। उन 5 क्वेश्चन को हटा दीजिए, वो हर बार नया आएगा। और जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ ग्रामर के अंदर और वोकैब के अंदर होंगे। और वोकैब में भी इतना बड़ा चेंज नहीं लाते हैं वो लोग, क्या आपको लग रहा हो पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया। अरे एक आध क्वेश्चन ही नया लाते हैं, बाकी तो भाई सारे क्वेश्चन अपने पास हैं। 10 नंबर वोकैब के आ रहे हैं तो 10 में से करीब 9 जो क्वेश्चन हैं वो पुराने रहेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन नए हो जाते हैं। चलिए लेट्स सी, हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। एंटोनिम आपको बताना है, वर्ड है लेमेंट। अब लेमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्या हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख में हो, कैसा हो व्यक्ति। लेमेंट का मतलब क्या होता है, दुख या विलाप होता है, खासकर रोना गाना होता है लेमेंट, विलाप करना, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा दुख में। पहला वर्ड है हमारे पास में डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब क्या होता है, विलाप करना, डिप्लोर मतलब विलाप करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है दोष, सॉरी डिक्री यानी डिक्राई दोष देना, किसी के ऊपर दोष लगा देना। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना यार, उत्सव मनाना, ठीक है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, रिपेंट यानी कि पछताना। क्या होता है, पछताना, ठीक है, यहाँ पे अच्छा आएगा पछताना। अब इस स्थिति के अंदर देखिए, एक व्यक्ति क्या है, विलाप कर रहा है यानी माइनस है, तो हमको चाहिए प्लस यानी सेलिब्रेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। अपोजिट बताना है ना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या बता रहा है बेटा, ये भी एंटोनिम से पूछा गया है यहाँ पर, और ये क्या बता रहा है, वन शुड नॉट येल एट द स्टूडेंट। अब येल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए बेटा। येल का मतलब होता है किसी को डांटना, शाउट करना, ठीक है। किसी को जैसे टीचर डांटते हैं ना, पेरेंट्स डांटते हैं, तो शाउट, येल का मतलब चिल्लाना भी होता है साथ में। पहला वर्ड है हमारे पास में टेरराइज्ड। इसका मतलब होता है किसी को मतलब किसी को डराना, है ना, तो ये हो जाएगा भयभीत करना, भयभीत करना, ठीक है। नेक्स्ट है नोटिफाई। नोटिफाई का मतलब होता है किसी को सूचना देना, है ना, सूचित करना, किसी को सूचित करना। अच्छा विस्पर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब धीरे धीरे कोई बात को बोलना, फुसफुसाना, ठीक है, कोई बात को धीरे धीरे बोलना, है ना, ऐसे करके बोलना। देखो क्वेश्चन नंबर पहला पता है क्या, पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का बता। तो ये जो सिचुएशन होती है, हम धीरे धीरे करके किसी बात को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड विस्पर। इंडेमिनीफाई, और वर्ड है अब हमारे पास में इंडेमिनीफाई। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना, ठीक है, कोई नुकसान हो गया है, उस क्षतिपूर्ति को पूरा करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंडेमिनीफाई हो जाएगा, ठीक है। मात्रा यहाँ चली जाएगी, थोड़ा सा मैं भी जल्दबाजी में गड़बड़ कर देता हूँ, तो प्लीज़ इस वाली चीज़ को इग्नोर करा करें आप लोग, क्योंकि एज अ इंग्लिश टीचर हूँ मैं, तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश पे ध्यान दें, हिंदी में कभी कभार मेरे से गड़बड़ हो जाती है। शाउट का मतलब क्या होता है, शोर करना, डांटना, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 यानी विस्पर यानी फुसफुसाना। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, और 7 के अंदर क्या चर्चा की गई है इसको जान लेते हैं। अब 7 वाला जो आया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेट करता हुआ आया है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक करूंगा बेटा और सारी चीज़ों को जान लूंगा, क्वेश्चन 1 से शुरू करूंगा मैं। 1 में आया है सिनोनिम, ये टू भी सिनोनिम हो गया,
3 सिनोनिम हो गया, 4 हो गया एंटोनिम। तो हमने एक चीज क्या समझी कि यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन सिनोनिम के हो गए, ये 5 एंटोनिम है, 6 एंटोनिम है, 7 वन वर्ड है आई थिंक। तो अगर मेरी कैलकुलेशन, अगर मेरा मैथ अच्छा है तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि सिनोनिम के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एंटोनिम के कितने पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन तो यही हो गए सिनोनिम एंटोनिम्स में से। देखिए पेपर जो आपका डिज़ाइन है ना, वो आपसे ये बोल रहा है कि करीब 8 से 10 नंबर की वो वकैब पूछ रहे हैं, 8 से 10 नंबर का वकैब पूछ रहे हैं, और बाकी 5 नंबर का जो है अनसीन पैसेज पूछ रहे हैं, और बाकी 10 नंबर जो बचते हैं यानी 25 का है टोटल। तो 10 वोकेबलरी हो गया आपका, 10 आपका ग्रामर कंसेप्ट हो गया, और 5 मार्क्स आपका क्लोज पैसेज का होगा। ये उनकी डिमांड है, ठीक है। अब बिग क्लमसी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, क्लमसी का मतलब क्या था, सब भद्दा टाइप का व्यक्ति है ना, बिल्कुल जो चीज़ों को बिगाड़ देता हो, खराब कर देता हो चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वर्ड आया है स्लॉच, इसका मतलब होता है झुकना। क्या होता है बेटा, झुकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ओफ, ओफ का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल ऑकर्ड हो, भद्दी हो, बेकार हो। ऐप का मतलब क्या होता है बेटा, ऐप का मतलब होता है किसी का मतलब एक तो आप लोगों ने अनुकरण करना भी होता है। क्या होता है, अनुकरण करना होता है, किसी का पीछा करना, अनुकरण करना, फॉलो करना। इसके अलावा जो ऐप होता है वो वानर को भी बोला जाता है, बंदर को भी बोला जाता है ऐप, ठीक है। वानर मतलब बंदर, मंकी। नेक्स्ट है लक्कड़, ये जो है चंप जो है हमारे पास में, ये क्या होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख टाइप का हो, कैसा हो, मूर्ख व्यक्ति हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया है क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है भद्दा या बेकार। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जवानों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर हमारे लिए उस तरह का कंटेंट ला रहे हैं, और हमारा इस कंटेंट से सिलेक्शन हो सकता है, आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल रहा है, आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है विद टाइमिंग, आप ज़्यादा मत कीजिए, केवल 2x की स्पीड पर मेरे इस वीडियो को देखा करें। इस वीडियो को जब आप 2x की स्पीड पे देखेंगे तो मात्र 20 से लेके 25 मिनट के अंदर ये मेरी क्लास कंप्लीट हो जाती है, और एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ। मेरा मेन जो फोकस है ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में, अब इंग्लिश सब्जेक्ट है, अब उसमें आपको उसका प्रॉपर हिंदी नहीं पता हो तो पॉसिबिलिटी कम है ना एग्जाम को क्रैक करने की, बताइए कर जाओगे क्या। इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही सिस्टम है, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, मीनिंग समझ में आ गया तो हो गया खेल, और मीनिंग समझ में नहीं आया तो जी मर्जी चाहे जितने भी घोड़े दौड़ा लेने बेटा, है ना। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपसे बन जाएं विदाउट मीनिंग वाले, ग्रामर वरामर लगाकर आप बना दो, लेकिन बाकी तो अटक जाओगे ना, बाकी कैसे बनाओगे। चलिए तो पहला वर्ड से शुरू करते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। प्लेस वेयर ग्रेन आर स्टोर्ड, ग्रेन का मतलब क्या होता है, अनाज, ऐसी जगह जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। पहला वर्ड है टेनरी, इसका मतलब होता है चमड़े का कारखाना, चमड़े का कारखाना, टेनरी, ठीक है। फिर है हमारे पास में पेंट्री, पेंट्री का मतलब होता है गोदाम। अच्छा सुनिए, आप लोगों ने देखा है ट्रेन के अंदर, ट्रेन के अंदर किचन बना रहता है, छोटा सा बना रहता है किचन, आप बोल सकते हैं किचन, किचन कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, या किचन बॉक्स मान लीजिए आप। एक ट्रेन के अंदर एक डब्बा बना रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, पेंट्री बॉक्स बोला जाता है। तो खाने से, भोजन से संबंधित किसी ट्रेन के अंदर, किसी वाहन के अंदर अगर भोजन बनाने के लिए एक छोटा सा कक्ष दे रखा हो तो वो पेंट्री कहलाएगा। नेक्स्ट है ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अनाज को रखा जाता है, यहाँ पे क्या रखा जाता है, अनाज को रखा जाता है, तो अनाज घर बोल सकते हैं आप, अनाज घर। धान्यागार भी बोला जाता है इसको। मिंट का मतलब क्या होता है, मिंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो भैया होता है पुदीना, तो पेपर में आपके में ये पुदीना वाला तो आएगा नहीं, आपके पेपर में आएगा मिंट का मतलब होता है टकसाल। टकसाल क्या होता है, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, अ प्लेस वेयर कॉइन इज मेड, तो वो कहलाता है मिंट। अभी क्या है, धन, यहाँ पर किसकी बात है, ग्रेन की बात है, अनाज की बात है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोबारा से पूछा गया है। वन हु कैन नॉट हियर, ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता हो। चलिए आसान आसान से आगे हैं।
पहला वर्ड है इनऑडिबल यानी अश्रव्य, अश्रव्य जिसको सुना नहीं जा सकता। डीफ, डीफ का मतलब क्या होता है? बहरा। डंप, डंप का मतलब क्या होता है? गूंगा व्यक्ति। और इलेजिबल का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट यानी गैर कानूनी कह सकते हैं ना। लीग लेजिबल है, लेजिबल है तो ठीक है। अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ने में दिक्कत हो, यानी ऐसी गंदी सी हैंडराइटिंग में लिख दिया है, खराब सी हैंडराइटिंग में लिख दिया, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अब देखो, वन हु कैन नॉट हियर, ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। और इनऑडिबल क्या होता है वो सुनिए। एक व्यक्ति स्वस्थ है, जैसे आप और हम स्वस्थ व्यक्ति हैं, अभी मैं कोई बात बोल रहा हूं तो आप सुन पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑडिएबल। ठीक है। और मैं किसी बात को बहुत, अगर मैं किसी बात को बहुत धीरे से बोलूं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, तो ये था इनऑडिएबल सिचुएशन। यानी अगर एक हेल्दी व्यक्ति अगर किसी आवाज को नहीं सुन पा रहा है, यानी वो आवाज बहुत धीरी है, तो वो क्या हो जाएगी? इनऑडिएबल सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति कोई शारीरिक रूप से कुछ अक्षमता है, कुछ प्रॉब्लम है, कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और तब नहीं सुन पा रहा है, तो वो सिचुएशन हो जाती है डीफ वाली। ठीक है। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, हिट द जैकपॉट। अब हिट द जैकपॉट का मतलब क्या होता है वो देख लेंगे। अच्छा, अगर आप देखें तो मैं अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने 3 सिनोनिम, फिर देन एंटोनिम्स के 3 क्वेश्चन और वन वर्ड्स के अभी 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, ये क्या कहलाता है। अब हिट द जैकपॉट का मतलब क्या होता है? बड़ी सफलता पाना। क्या होता है? बड़ी सफलता पाना, मतलब कोई एक बड़ा इनाम खुल जाना, जैकपॉट लग जाना, किसी की लॉटरी लग जाना, बहुत बड़ी मतलब धन का बहुत बड़ा लाभ होना। तो शुरू हो जाइए। रिसीविंग अ रिवार्ड, एक सम्मान पाना। ठीक है, अच्छा होल्ड करके रखते हैं, हो सकता है शायद। हार्म अपॉर्चुनिटी, मतलब जो अवसर आ रहे थे उनको नुकसान पहुंचाना नहीं। फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड, सोने का एक टुकड़ा प्राप्त करना नहीं। गेनिंग अ बिग सक्सेस, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1 नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा अप्रोप्रिएट आंसर कर रहा है। ठीक, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसी क्रम के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 क्या कह रहा है? अब आपको वर्ड दिया हुआ है ईडियम एंड फ्रेसेस का, और इसमें भी आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, वो देख लीजिए। यहां पे दिया हुआ है वर्ड कट कॉर्नर्स। क्या दिया है? कट कॉर्नर्स। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखिए। इसका मतलब होता है किसी भी काम को हड़बड़ी में गड़बड़ी करना। हड़बड़ी में मतलब जल्दबाजी में किसी काम को बिगाड़ देना, हड़बड़ी में गड़बड़ी। ठीक है। तो खाना पीना बना रहे थे, है ना, और मेहमान आ गए हैं घर पर, अब लोड पड़ रहा है घर में, है ना। बॉयज़ क्या करते हैं? बॉयज़ तो जाके बैठ जाते हैं। अब गर्ल्स हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, ये लोगों का एक काम क्या है, इनको किचन में जाना पड़ता है। मेहमान आएगा तो ये मेहमान के पास नहीं बैठेंगे, ये कहाँ जाएंगे? किचन में। अब जल्दी जल्दी बना रहे हैं, हर चीज़ जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ठीक है। चीनी पत्ती डालनी थी, उसके अंदर कुछ और डाल दिया, चीनी पत्ती की जगह उसमें नमक डाल दिया, है ना। नमक की जगह पे सौंधा नमक डाल दिया, सर्फ एक्सल डाल दिया और बन गई चाय। ठीक, तो ये क्या हो गया? हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। अब देखिए सिचुएशन, सारे वर्डों को मैच करते हैं। द आर्टिस्ट कट कॉर्नर्स ऑन द पेंटिंग एंड इट एंडेड अप लुकिंग अनफिनिश्ड। भैया जो आर्टिस्ट है उसने पेंटिंग बनाई जल्दबाजी में, और बाद में जब वो पता चला तो वो पेंटिंग कैसी थी? अधूरी रह गई। चलिए ये थोड़ा सा एक नियरेस्ट आंसर मिल रहा है। अच्छा, आई ऑलवेज मेक श्योर टू कट कॉर्नर व्हेन आई एम ड्राइविंग टू सेव टाइम। मैं हमेशा हड़बड़ी में गड़बड़ी करता हूँ जब मेरे को अपना समय बचाना होता है। चलिए ये भी एक थोड़ा सा हल्का फुल्का नियरेस्ट आंसर आ रहा है भैया हमारे पास में। आगे और चेक करते हैं अगली वैल्यू क्या कह रही है। अगली वैल्यू में लिखा है आई कट कॉर्नर टू फिनिश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड माई बॉस प्रेज्ड मी फॉर माई हार्डवर्क। मैं जब प्रोजेक्ट के समय प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में हड़बड़ी करता हूँ मैं, तो ये तो हो नहीं सकता, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। लास्ट देखिए, ही कट कॉर्नर ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट बैड ग्रेड। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग बिल्कुल सेट हो रहा है। अगर आप देखें, उसने हड़बड़ी में अपने प्रोजेक्ट को, होमवर्क को पूरा किया,
इसीलिए उसको कैसा मिला, बैड ग्रेड मिला। तो ये बिल्कुल बैलेंस बन रहा है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है, ठीक है, जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। बाकी ऑप्शन भी बन रहे हैं लेकिन वो एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, जो हमको एग्जैक्ट चाहिए, जो डिमांडिंग है एग्जाम की, वो नहीं बता पा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्या कह रहा है? 12 में आपको क्या करना है, स्पेलिंग एरर बतानी है। क्या बताना है बेटा? इसके अंदर आपको स्पेलिंग एरर को करेक्शन करना है। अब पहला वर्ड है हमारे पास में स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? तनाव, किसी चीज को खींचना। दूसरा है हमारे पास में वेजेस। अब वेजेस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वेजेस का 2-3 मीनिंग निकलते हैं। एक तो मजदूरी भी निकलता है वेजेस का, और एक परिणाम भी निकलता है, ठीक है, 2 मीनिंग निकलते हैं इसके। जब सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे तब आएगा परिणाम, और जब प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तब क्या आता है? वेजेस, ठीक है, प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल फॉर्म, PS कर देता हूं मैं, प्लूरल सब्जेक्ट। वेयरी का मतलब क्या होता है? वेयरी का मतलब होता है, वेयरली का मतलब होता है थका हुआ, ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा टायर्ड हो गया हो। कैसा हो? टायर्ड। रिफ्यूजल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मना कर देना, डिनाई कर देना, ठीक है, इनकार कर देना किसी, ठीक है, रिफ्यूज कर देना, डिनाई कर देना, इग्नोर कर देना किसी को, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आपको इजीली पता चल रहा है वेजेस की स्पेलिंग में ये जे नहीं आता है कभी भी। क्या आता है बेटा? जी आता है। जे को हटा के क्या लगाएंगे? जी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। देखो इतना 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 फ्री हिट क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं पेपर में, किया जा सकता है। आप बिलीव कीजिए 25 में से करीब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो उनके फ्री हिट होते हैं। आप बेफिजूल में डरते हैं कि सर हम इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश नहीं कर पाएंगे। किया जा सकता है अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी से पढ़ें तो, है ना। और फिर मन में ही बना रखा है कि हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब फिर तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों भाई? मन में ही सोच रखा है। जब मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, और मन के हारे हारे। जो मन से हार गया वो हार गया, और जो मन से जीत गया सो जीत गया। देखिए नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 वाले में क्या बोला गया है? दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सन। ये जो कंपार्टमेंट है ये आर्मी के पर्सन्स के लिए जो है रिजर्व है। देखिए पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए 2 तरह के वर्ड मिलेंगे, मिलिट्री पर्सनल्स। ये पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, किसी का निजी मामला हो, व्यक्तिगत, ये होता है पर्सनल मैटर, ये मेरा पर्सनल मैटर। तो आर्मी पर्सनल मैटर में नहीं आएगा, आर्मी की पर्सनैलिटी के लिए भी नहीं होगा, आर्मी मेंबर्स के लिए भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आर्मी पर्सनल्स। आर्मी पर्सनल्स का मतलब क्या होता है? उसके जो कार्य कर्मचारी हैं, मिलिट्री के जो कर्मचारी हैं, तो मिलिट्री पर्सनल कर्मचारी, ठीक है, कर्म कर्मचारी, ठीक है, वर्किंग डिपार्टमेंट पर्सनल्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाकी नहीं बनेंगे, ठीक है। नंबर 14 को चेक कर लेते हैं, 14 वाले में क्या बोला गया है। अब 14 वाले को अगर मैं चेक करता हूं तो सारी चीजें मेरे को देखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी वैल्यू कहां कहां पर कैसे कैसे पड़ी हुई है। हमको जब भी देखे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप CGL का पेपर देने जा रहे हैं तो एक चैप्टर जरूर पढ़ के जाएं, आर्टिकल। और 2023 के अंदर आर्टिकल SSC CGL का पसंदीदा चैप्टर है। मैं आज सेट नंबर 24 पे पहुंच गया हूं, और सेट नंबर 24 पे पहुंचने के बाद में मैंने एक ही चीज रियलाइज की है कि हर सेट के अंदर इनका आर्टिकल का एक क्वेश्चन आ रहा है। शायद एक आध सेट मिस हो गया हो सकता है एक आध मिस हो गया हो, लेकिन नंबर ऑफ चांस 24 में से 22 सेट ऐसे होंगे जिसमें आर्टिकल का क्वेश्चन आया। तो प्लीज बेटा आज ही आर्टिकल चैप्टर का रिवीजन कीजिए, आपका 1 मार्क्स प्लस हो जाएगा। शुरू करिए। दा लगा है, डिसीजन एक नाउन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टू चेंज द हॉस्पिटल, सेव द लाइफ ऑफ डॉटर ऑफ द डॉक्टर। अच्छा चलिए, इसको थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ, इसमें तो अभी मेरे को ऐसा कोई एरर दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको फिर चेक करता हूँ बाकी चीज़ों को। आ डिसीजन इज टू चेंज आ हॉस्पिटल नहीं होगा बेटा, आ हॉस्पिटल नहीं, द हॉस्पिटल सही था यहाँ पे, आ हॉस्पिटल नहीं हो सकता है। द डिसीजन टू चेंज आ हॉस्पिटल नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। द डिसीजन टू चेंज एन हॉस्पिटल भी नहीं हो सकता है,
ठीक है, आर्टिकल का क्वेश्चन है आपके पास में, तो ध्यान रखना है हॉस्पिटल से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर ये आपका प्रॉपर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हॉस्पिटल से पहले ए का यूज़ ना करें, इसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। वैसे हॉस्पिटल से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। कब नहीं होता समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको अब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, इलाज करवाने के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। ठीक है, उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, इन द हॉस्पिटल नहीं, इन हॉस्पिटल, क्योंकि हमको कंफर्म है कि वो व्यक्ति बीमार है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। यानी उद्देश्य क्लियर है, मोटिव क्लियर है कि हॉस्पिटल में किसके लिए जा रहे हैं, इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई रिलेटिव है आपका, कोई फ्रेंड है, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, अब आप हॉस्पिटल में उसको मिलने के लिए जा रहे हैं, आप दवाई लेने नहीं जा रहे हैं खुद के लिए, आप सिर्फ उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आपका फ्रेंड भर्ती है, आप भर्ती नहीं हैं, आप सिर्फ उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में आप इन द हॉस्पिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द हॉस्पिटल। लेकिन आपका फ्रेंड उसी में भर्ती है तो वो क्या बोलेगा, इन हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, सीरीज को स्पीड बढ़ाते हैं। अब बोला गया द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट द नियर बाय लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। अब लार्ज सेलेस्टियल बॉडी मतलब क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए हमें। कौन सी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, दा के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आएगा, नियरली नहीं होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, 16 क्या कह रहा है, पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर व्हेन क्रॉस बिजी रोड। बच्चों को माता पिता को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो बहुत ध्यान रखें सड़क को पार करते समय। क्रॉस हैज़ बीन क्रॉस, क्रॉसिंग विल बी फाइनल आंसर। यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ेगा बेटा, क्रॉसिंग का यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, बोला गया पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कब, जब बिजी रोड से उनको सड़क पार कराई जा रही हो। तो बिजी रोड से सड़क पार कराने के लिए तब आप क्या करोगे, सीधा क्रॉसिंग वर्ब की 4th फॉर्म का यूज़ कर दोगे। ठीक है, जब मैं आपको ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, एडवांस वर्ब पढ़ाऊंगा या क्लॉजेज वाले पार्ट पढ़ाऊंगा, तब आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बाकी ऑफलाइन क्लास में तो कल परसों ये स्टार्ट होने वाला है ना। अब उनका एडवांस वर्ब चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं करा दूंगा, जो बच्चे ऑफलाइन वाले बैठे हुए हैं। और भैया प्लीज़ याद कर कर आया करें, है ना। ऑफलाइन में भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी ऑनलाइन भी बोल रहा हूँ, याद कर कर आएँ वोकेबलरी। और प्लीज़ जो भी बच्चे ऑफलाइन वाले स्पेशल हैं, याद हो तो क्लास के अंदर बैठा करें, नहीं तो भाई साहब छुट्टी करा करें। ठीक है, नहीं हो रहा याद तो भाई कहीं और एकेडमी ज्वाइन कर लो यार, मेरे को ज्वाइन मत करो फिर। मेरे यहाँ तो एक ही सिस्टम है, मैं पर डे वोकेबलरी पूछूंगा मैं। वो तो आपका हेडेक है कि सर मेरा घर पे था, सर मेरा ये था, सर मेरा बर्थडे था, सर उसका जन्मदिन था, उसके यहाँ केक कट रहा था, है ना। तो ये बेटा ये आप अपने घर पे देखो कि हमारे फूफा के मोड़ा की तबीयत ख़राब थी, हमारे चाचा के मोड़ा की तबीयत ख़राब थी, हमारे ताऊ के मोड़ा बीमार थे, ताऊ के मोड़ा का झगड़ा हो गया। ये बेटा तुम अपने घर पे करो यार। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, मेरा होमवर्क पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे 20 वर्ड मीनिंग दिए जा रहे हैं यार आपको, 20 वर्ड मीनिंग को जस्ट मल्टीप्लाई करो 100, कितना हो रहा है, कितना जीरो बढ़ा दूँ। 100 डेज के अंदर यार 2000 वोकैब याद करा रहा हूँ मैं आपको। ये कोई इजी वर्क है, कोई इजी टास्क है। और पर डे रेगुलर क्लास लगनी है, याद कर कर आओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉयज़ बॉयज़ को बोला जा रहा है, गर्ल्स को भी अब कल से डंडे पड़ेंगे, तैयार रहो फिर। अब जैसे पहला होता था ना बॉयज़ के लिए, अब वैसे ही करूँगा मैं। जैसे आर्मी वाले बैच में डंडे पड़ते थे, ऐसे ही पढ़ेंगे एसएससी वाले बैच में भी, तब पढ़ोगे। नंबर 17 वाले पर आ जाइए, नंबर 17 क्या कहता है। 17 वाला क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 17 में जो वर्ड है टर्माजेंट है, और आपको इसको क्या बताना है, एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, प्रॉपरली वर्ड बताना है। तो देखो अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी सिनोनिम वर्ड तो नहीं लिखा, लेकिन क्या लिख के दे रहे हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग। तो बेटा ये भी एक सिनोनिम का ही छिपा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, ये आपको क्या होता है, छिपा हुआ हिस्सा होता ये सिनोनिम ही है। टर्माजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी महिला जो 24 घंटे लड़ती रहती हो, है ना, झगड़ालू महिला, है ना। जो भी भैया मैरिड बंदे हैं ना, जो शादीशुदा लोग हैं, तो प्लीज़ है ना थोड़ा सा ध्यान से टर्माजेंट यानी झगड़ालू महिला।
ठीक है, मैंने कुछ बोला नहीं है ना, मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैं बहुत डरता हूँ। चलिए आप वायलेंट, ओवर बियरिंग, टर्बुलेंट, ब्रॉलिंग, क्वेरलसम वुमेन, कितनी सारी देखो तारीफें की गई हैं। वायलेंट है ना, ओवर बियरिंग है, टर्बुलेंट है ना, मतलब तूफान है, ब्रॉलिंग है, आंधी तूफान है, क्वेरलसम मतलब उनके आगे कोई ठहर ही नहीं सकता है। आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, मैंने कुछ बोला नहीं है, प्लीज मेरे पे नाम नहीं आए किसी भी मामले में कुछ भी हो तो। नेक्स्ट देखिए, इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम। बहुत आसान प्री हिट क्वेश्चन। फॉर्मूला बनाइए, कॉपी निकालिए जल्दी, निकालिए जल्दी कॉपी, पेन एंड पेज निकालिए जल्दी, लिखिए फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को आप मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला समझें। ये सेकंड टाइम 24 सेट हुए हैं जिनमें से ये तीसरी या चौथी बार आपसे पूछा जा रहा है ये वाला फॉर्मूला। 24 सेट चल रहा है ना। अब देखो ध्यान से, एक पूरा बड़ा सा फॉर्मूला बना दिया मैंने। बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिर्फ इतनी टिप याद रखो। इफ आ जाए तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है जिसमें ऐसे आई एस, फिर कॉमा लगा दीजिए और फिर क्या आ जाएगा, विल शैल। तो जो जो सर्कल किया है उस पर ध्यान दीजिए बस। इतने इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है। इफ आ रहा है सर, इफ आ रहा है, सब्जेक्ट इट आ रहा है, इट आ रहा है, इट के बाद में आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर तो विल आ रहा है, तो बेटा यही वाला पार्ट हमारा गलत है। क्या ये सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा? सोल्यूशन बताएं। विल को हटा दीजिए यहाँ से और रेन में बेटा एस जोड़ दीजिए, क्योंकि एस या एस का फॉर्मेशन यूज किया जाएगा। इट सिंगुलर होता है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। विल को हटा के आप क्या कर देंगे, रेन्स कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत बेटा समझने में? फिर भी कोई दिक्कत हो, 24/7 कभी भी सोनू सर को आप मैसेज कीजिए, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, है ना। और बेटा थोड़ा मानवता के दायरे में, है ना, सर को रेस्ट भी करना होता है। तो ऐसा देख लें कि जब सूर्य उदय हो और सूर्य अस्त हो, इस बीच में आप कर लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं 24/7 सर सो रहे हैं और फ़ोन लगा रहे हो 2 बजे, मास्टर जी हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मास्टर साहब ज़रा ये वाला क्वेश्चन बताना। बेटा मास्टर साहब क्या कर लेंगे, मास्टर साहब रेस्ट कर रहे हैं यार, तुम अपना अपना गा रहे हो। चलो ठीक है। देखो पैसिव वॉइस बताना है, क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। और पैसिव वॉइस बताने के लिए बहुत फ्री हिट तरीका देखिए इसका क्या है। एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास में कभी भी डू डज आ जाए, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या क्या लगाना होगा। एक तो आप इज एम आर लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, इतना ढूंढना चालू कर दीजिए। अच्छा नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है, इस नॉट को हटा दीजिए। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसको रख लीजिए। तो पहले नॉट वाला मैटर हो गया क्लियर। अब ढूंढना चालू कीजिए इज एम आर। सर इज लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है, कैंसिल करिए। सर यहाँ पे डज लगा हुआ है, कैंसिल करिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। डू डज किस में बदलता है, इज एम आर में बदलता है। और फिर क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। लिक्ड क्या है, थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, और 20 को भी समझ लेते हैं। 20 एक्टिव पैसिव वॉइस का है। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस दो चैप्टर को बहुत अच्छे परफेक्ट तरीके से आप करिए। एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस, हर बार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो एक चैप्टर तो आपका ये कंफर्म हो गया कि वॉइस चैप्टर आपको अच्छे से करना है। ठीक, दूसरी चीज कंफर्म कीजिए, आप एक आर्टिकल चैप्टर को प्रॉपर तैयार करके रखिए। तीसरा जो इफ से बनने वाली फॉर्मेशन है, यानी पेयर फॉर्मेशन है, जो जोड़े में बनती हैं फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन तैयार कर लीजिए। अगर ये 3 आप चीज़ें आपकी तैयार हैं तो आप बिलीव कीजिए एग्जाम के अंदर इस वाले पार्ट में से आपको 2 क्वेश्चन तो पैसिव वॉइस के, एक क्वेश्चन आर्टिकल का और एक क्वेश्चन ये इफ वाली कंस्ट्रक्शन का, यानी ये 4 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे सॉल्व होते हैं ग्रामर के। 10 क्वेश्चन के ग्रामर आ रही है ना, तो 4 तो यही सॉल्व हो गए ना। अब 6 बजे तो 6 हम देख लेंगे, 6 के लिए आपको पढ़ा देंगे। तो बस जस्ट शुरू हो जाइए, बहुत आसान होने वाला है, बहुत बहुत आसान होने वाला है ये वाला। एक्टिव वॉइस में अगर वुड आ जाए और क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करोगे, वुड लगाएंगे और फिर लगाएंगे बी और फिर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू हो जाइए। ये रहा वुड, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमको ढूंढना है वुड बी। ये रहा वुड, इसमें बी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कैंसल। सर ये रहा वुड, ये आ रहा है बी, और बी के बाद में चाहिए थर्ड फॉर्म।
ये सैलो तो फर्स्ट फॉर्म है, ये भी कैंसिल हो गया। सर ये वुड आ रहा है, ये बी आ रहा है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, ये भी कैंसिल हो गया। सर वुड आ रहा है, बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए जवानों, तो भाई जवानों, हाँ अब आ गया सबसे बड़ा इंग्लिश का टफ क्वेश्चन। अब आएगा मजा। अब पता करेंगे हम लोग इंग्लिश का क्या लेवल है। अभी तक तो चल रहा था, चल रहे थे भाई साहब, है ना, पूरी इंग्लिश लग जाती है अब इस वाले में। ठीक है, तो सुनिए थोड़ा सा। अगला जो सेट होगा वो सेट नंबर 25 होगा। रात को ठीक 9 बजे आपको पेपर सेट मिल जाता है। ठीक है, आप उसको करेंगे। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनी डज नॉट कम्स फ्रॉम ट्री। धन जो है पेड़ पे नहीं उगता है। एज माई ग्रैंड मदर यूज टू से, मेरी दादी जी हमेशा ऐसा कहती थी। बाइंग सींग डैश फ्रॉम मशीन्स वुड शॉक हर। Slip a card into machine, press a couple of buttons and find new and fresh note carrying out a space. This is a standard of undertaking today. अब दादी जी बोलती थी बेटा पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, लेकिन एक बार वह एटीएम मशीन को उनको ले गया और जैसे ही एटीएम मशीन पे मैंने अपना कार्ड लगाया और मशीन में से पैसा बाहर को आया तो दादी जी क्या हो गई, शॉक्ड हो गई। अरे भाई साहब, पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं है लेकिन मशीन में से निकलता है। अब वो इस बात को देख के बहुत शॉक्ड हो गई। अब देखिए, तो क्या उन्होंने जो पैसा था उसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी? नहीं बेटा। क्या पेपर जो है पैसों को उगाया गया था? नहीं बेटा। क्रिएट किया गया था? क्या उनका निर्माण किया गया था पैसों को? नहीं। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, यानी सामने आना। तो जैसे ही मैंने कार्ड लगाया तो पैसा क्या हो गया, मेरे सामने आ गया मशीन पर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चले। अब मैंने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया था अंडरटेकिंग टुडे तक। अब टुडे के आगे पढ़ रहा हूँ। टुडे एटीएम्स एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। बेटा ये एग्जाम में आया हुआ है, ये कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कैन बी फाउंड इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज। You are able to withdraw cash at any time, day or night, because they are typically dash around the clock. तो देखिए, अब क्या हो गया है, हर जगह पर, शहरों में, गांव में भी, हाईवे पर भी एटीएम बन गया है। कभी भी आप दिन या रात कभी भी आपको पैसे की आवश्यकता है तो अराउंड द क्लॉक का मतलब 24 घंटे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो शुरू हो जाइए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? काबू करना। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है बेटा? काम, काम में लग जाना किसी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, काम। ऑपरेट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रचलन, किसी चीज़ को चलाना, है ना, चलाना, ऑपरेट करना। और कंडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? आचरण होता है किसी का। क्या होता है? आचरण। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, हम एटीएम को क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड। एटीएम को क्या किया जाता है बेटा? ऑपरेट किया जाता है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। कहाँ तक पहुंच गए थे? राउंड द क्लॉक हो गया था। इन 1968 डॉन वेजल along with the Tom Barner, George Charleston developed the first modern successful ATM in United States. United States में पहला बनाया गया था 1968 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। Although the ATM concept was the first डैश इन 1968, और जो पहली बार जो कंसेप्ट दिया गया था, देखिए कंसेप्ट कभी भी ऑर्डर नहीं किया जाता है, प्रेफर्ड नहीं किया जाता है। प्रेफर्ड मतलब प्राथमिकता, फाइल्ड मतलब जैसे कानून, जैसे हम लोग कोई फाइल, मतलब ये समझ लीजिए जैसे इस पुलिस स्टेशन में अगर आप कोई रिपोर्ट फाइल करते हो, दर्ज करते हो, वो नहीं। प्रपोज्ड किया गया था, लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा गया था, पहली बार लोगों की नज़रों में लेकर आए थे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। इन 1968 द फंक्शनल प्रोटोटाइप वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1969। 68 में तो उसका वो एक प्रोटोटाइप लेकर आए थे और उसके बाद 68 के अंदर उसका मेथड लेकर आए थे, दिमाग में लेकर आए थे कि भैया एटीएम होना चाहिए। 69 में उसका एक उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया। डक्टल्स वाज द ग्रांटेड अ पेटेंट इन 1973। अब भैया उसके बाद में उसका पेटेंट कब बन गया? 1973 में करवा लिया था। अ डेटा टर्मिनल इन ऑल एन एटीएम इज a point where data can be entered and retrieved via link
to the boss in charge a large computer known as the host processor. भैया ध्यान रखें, जो भी ट्रांजैक्शन आपका होता है एटीएम के जरिए, उसका पूरा डेटा जो है बड़े सर्वर पर होता है। बॉस इन चार्ज, एक बड़े सर्वर पर वो डेटा होता है। आप जो भी खरीदे, जो भी आप पैसे का ट्रांजैक्शन करेंगे, पूरा डेटा उस पर रहता है। इज रेफर टू एज द डेटा टर्मिनल। मैनी ऑफ दीज टर्मिनल आर कनेक्टेड टू होस्ट प्रोसेसर। ये जितने भी जो टर्मिनल्स थे वो सब किससे थे? बड़े वाले होस्ट प्रोसेसर से कनेक्ट थे। विच इज स्प्रेड आउट डैश द, एक मिनट मैं पेज को चेंज कर लूँ मैं, विच इज स्प्रेड आउट डैश द सिटी एंड कंट्री। वो पूरे शहरों में और कंट्री के अंदर, शहरों में और देश के अंदर व्याप्त था, यानी फैला हुआ था। तो बिसाइड नहीं, बिसाइड नहीं, बिहाइंड नहीं, फॉर नहीं, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? सीमा के उस पार, यानी चारों तरफ फैला होना। अक्रॉस द बॉर्डर, सीमा के उस पार। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर, तो अक्रॉस वर्ड आ जाएगा। यूजुअली द होस्ट प्रोसेसर बिलोंग टू बैंक। जो होस्ट प्रोसेसर होता है वो किससे मिला होता है? बैंक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद में वो क्या करता है? बिलोंग टू बैंक। एंड इट इज डायल अप सर्विस। ये कैसी सर्विस होती है? एक डायल अप सर्विस होती है। इट कनेक्टेड वेरियस टर्मिनल व्यू ऑफ मॉडर्न एंड टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के जरिए एटीएम के जो प्रोसेस पहले कनेक्ट हुआ करते थे। अल्टरनेटिव द होस्ट प्रोसेसर में स्टेब्लिश द लीज्ड द लाइन कनेक्शन विद ऑल एटीएम। सारे एटीएम लाइन कनेक्शन से कनेक्ट रहते थे। दिस इंडिकेट दैट द मॉडर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू डायल into the single telephone line that is solely dedicated to the host processor। केवल जो पहले जो तार वाले फ़ोन होते थे उनको डायल अप कनेक्शन बोला जाता था। पहले वो जो डायल अप कनेक्शन ऐसा नहीं है कि केवल फ़ोन के लिए ही यूज़ किया जा रहा हो, कॉल के लिए यूज़ किया जा रहा हो। उस डायल अप कनेक्शन का हम लोग इंटरनेट के लिए भी यूज़ करते थे, इंटरनेट सर्विस के लिए। और अगर आप एटीएम यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट सर्विस होना तो बेहद ज़रूरी है भाई। दिस लाइन कैन बी यूज्ड बाय एंड इट इज़ ऑलवेज एसेसिबल टू द बॉस इन चार्ज फॉर, कुछ गड़बड़ हुई क्या? ठीक है, हिज और हर एक्सक्लूसिव यूज। एंड दिस एक्सक्लूसिव लाइन्स आर एक्सपेंसिव बट दे आर यूजफुल इन एरिया वेयर द डेली ट्रांजेक्शन आर एक्सट्रीमली हाई। अब देखिए कुछ समय बाद में उसमें और उन्नति की गई, उनको और डेवलप किया गया, कुछ और लाइनें बिछाई गई, और वो कुछ एक्सपेंसिव भी रही होंगी जो लाइनें बिछाई गई होंगी। द होस्ट प्रोसेसर कनेक्ट टू द एटीएम। होस्ट प्रोसेसर को किससे कनेक्ट किया गया? एटीएम से, विया ईदर अ डायल अप कनेक्शन, या तो डायल अप के जरिए या फिर लीज लाइन कनेक्शन के द्वारा उसको कनेक्ट, लीज लाइन कनेक्शन के द्वारा कनेक्ट किया गया। डैश ऑन द बैंक एंड द नंबर ऑफ द कस्टमर इन सर्वर। जिससे क्या हो कि बहुत सारे कस्टमर सर्वर को, जितने भी कस्टमर हैं उनको मदद मिले। तो क्या हो जाएगा? डिपेंड के साथ में कौन सा वर्ड आता है? ऑन। तो बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिपेंड ऑन हो गए थे। फिर हमारे बैंक जो भी हैं वो सब किस पे डिपेंड हो गए? एटीएम पर और इंटरनेट सर्विसेज पे डिपेंड हो गए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए क्लास में इतना ही है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेटा अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक।